जय हिंद दोस्तों, मैं अवनीश सिंह यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए अपने इस पॉलिटी के क्रम में हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन का कुछ टॉपिक बच गया है, ये है ना, ये देखते हैं क्या है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं आप सभी से कि अगर अभी भी आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व करना नहीं शुरू किया तो कुछ पोर्शन तो आपका कंप्लीट हो ही गया है, लगभग 1/3 से ज़्यादा पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है पॉलिटी का, है ना। तो अब आप लगाना शुरू कर दें और मुझे उस पैरामीटर पे रख के ज़रूर परखें कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो सही पढ़ाया या नहीं, सही बताया या नहीं। जो कॉन्टेक्स्ट मैंने शुरू से बात की, जिस कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, जिस दृष्टिकोण से की मैं बात करता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको उलझाया जा सकता है क्वेश्चंस में, आप देखिए मैंने वो आपको सही बताया या नहीं बताया, या फिर रामकोला का भागवत सुना रहा हूँ या और आप सुन रहे हैं, है ना। तो ज़रूर पर रखिए और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अगर आपने ये सीरीज़ अच्छे से देख ली, है ना, पॉलिटी की, तो टेस्ट सीरीज़ और सॉल्व पेपर तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, मतलब बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, है ना। और ज़रूर परखें, टीचर को परखना चाहिए कि वो आपका समय कहीं यूं ही तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं, है ना। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना ये चैप्टर, बोरिंग बाय द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर स्टेट रिलेशन के इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो इसके पहले के लेक्चर में है, यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन बच गया है, 1-2 टॉपिक उसको हम कवर कर लेते हैं आज। और आज शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर, इंटर स्टेट रिलेशंस, वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज, है ना। देखिए क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक फॉलोइंग प्रोविजन विद रिगार्ड टू द बोरिंग पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। बोरिंग पावर मतलब क्या? बोरिंग, पैसा बोरो करने की, पैसा या इस तरह की चीज़ें, मॉनेटरी चीज़ें बोरो करने की, बोरो करने का पावर किसको है ना। तो सेंटर को किस तरह का पावर है और स्टेट को किस तरह का पावर है, देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। The central government can borrow either within India or outside upon the security of the Consolidated Fund of India. आगे, or can give guarantees but both within the limit fixed by the Parliament. So no such law has been enacted by the Parliament. The central government can borrow either within India or outside India, है ना। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो इंडिया और उसके बाहर से भी बोरो कर सकती है, अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। ये सिक्योरिटी दिखा करके वो बोरो कर सकती है ना, और या गारंटी दे भी सकती है, जिसकी लिमिट अभी तक फिक्स नहीं की गई है पार्लियामेंट के द्वारा, है ना। आगे क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया एंड नॉट अब्रॉड अपॉन द सिक्योरिटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। क्या कहने का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देश में भी बोरो कर सकता है, देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी वो बोरो कर सकता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ इंडिया से, इंडिया के अंदर से बोरो कर सकती है, बाहर से बोरो नहीं कर सकती है, यानी विदेशों से वो बोरो नहीं कर सकती है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे गलत कराता है कि the central government as well as state government can borrow either within India or outside India, है ना। इस तरह करके तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन्स टू एनी स्टेट और गिव गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय एनी स्टेट, एनी सम required for the purpose of making such loans are to be charged on the consolidated fund of India। और जो ये जो लोन्स होंगे वो किस पे चार्ज होंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होंगे। स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विद द कंसेंट ऑफ सेंटर, विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंटर। जो स्टेट है वो बिना सेंटर के कंसेंट के, यानी बिना उससे बातचीत के, बिना उसके कंसेंट के किसी तरह का लोन रेज नहीं कर सकती है ना। देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग इन एनी पार्ट ऑफ, इफ देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग इन एनी पार्ट ऑफ लोन मेड टू द स्टेट बाय द सेंटर और इन रिस्पेक्ट टू द गारंटी हैज़ बीन गिवन बाय द सेंटर, जब तक कि
कोई लोन उसका पहले से बकाया है सेंटर में या फिर ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे किसी सेंटर के पास, है ना। इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, यानी कुल कहने का मतलब क्या था कि देखिए सेंटर को ज़्यादा पावर है, वो देश विदेश कहीं से बारो कर सकती है, स्टेट देश के अंदर से बारो कर सकती है, सेंट्रल लोन जारी कर सकती है, स्टेट जो है वो लोन बिना पूछे नहीं जारी कर सकती, कंसेंट के साथ ही जारी की, ताकि और तो कहीं लोन नहीं है और तो कहीं कोई बात नहीं है ना, सीधी सीधी बात। इफेक्ट ऑफ इमरजेंसीज, नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है ना, जो The center-state financial relation in normal times described above undergo changes during emergencies, है ना। emergencies के टाइम में फाइनेंशियल रिलेशन कैसा होता है इनका? जवाब है, देखिए, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यहाँ पे क्या दे सकता है? पार्लियामेंट, तो हो जाएगा आपका गलत, है ना, प्रेसिडेंट होगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कब तक? फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, जबकि वो इन विच द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट, यानी जब तक लगा रहेगा तब तक ये फाइनेंशियल इमरजेंसी काम करेगी, और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रेसिडेंट के हिसाब से होगा, है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी में, while the proclamation of financial emergency, while the proclamation of financial emergency under 360 is in operation, the center can give direction to the state to observe the specific canons of financial property, to reduce the salaries and allowance of class of persons serving in all states, टू रिज़र्व मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल, तो इनके लिए दे सकती है ना। और वो जो डायरेक्शन देगा वो कौन देगा? सेंटर देगा। कौन देगा? सेंटर देगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट लिख के आपको कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ पे कंफ्यूज ना, ये जो टर्म, ये ध्यान रखना है आपको, है ना, मोस्टली फॉर द यूपीएससी पर से। यहाँ ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, ट्रेंड्स मतलब मोटा मोटी कौन कौन से आयोग बनाए गए, तो जो इम्पोर्टेंट आयोग है, जो इम्पोर्टेंट कमीशन है, वो हम लोग देख लेते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड सीधे सीधे पूछता है, निम्न में से कौन सा स्टेट पीसीएस में से पूछता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, और यूपीएससी में क्रम लगाने को भी आ सकता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है उनके क्रम अब कम से कम आप याद कर लें, पूरे तो नहीं याद कर सकते आप, लेकिन कम से कम, जैसे एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, है ना, एआरसी इन 1666 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, कब अपॉइंट हुई थी? 1966 में। चेयरमैन कौन थे? मोरारजी देसाई थे। किस लिए? फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। तो डेट याद रखें, एआरसी इन 1966, चेयरमैन थे मोरारजी देसाई। फिर उसके बाद राजमन्नार कमेटी 1969 में, 3 साल बाद। फिर उसके बाद लगभग 14 साल 15 साल बाद सरकरिया कमीशन, 14-15 साल बाद सरकरिया कमीशन। उसके बाद 2007 में पुंछी कमीशन। द सेकेंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन वॉज सेटअप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2007। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट है, ये चैप्टर हो गया समाप्त। आगे हम लोग अपना देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर आप छोड़ के क्यों पढ़ा रहे हैं। तो बेटा, बच्चों, दोस्तों, मित्रों, भाई, बंधु, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या छोड़ना है, क्योंकि पॉलिटी 700-750 पन्ने की किताब है और एग्ज़ाम में सिलेबस कहता है, अब देखिए ना पीटी का सिलेबस, लगभग उसमें ऐसा लिख देता है जैसे कि
एवरीथिंग अंडर सन इज इम्पॉर्टेंट। क्या आप याद कर लोगे? 750 पन्ने की हर एक बुक, हर एक पेज या 750 पेज में एक पेज में कम से कम 50 फैक्ट हैं। आप उसका मल्टीप्लाई कर लो, 3,500-4 हज़ार फैक्ट हो गया। बस कितने फैक्ट याद करोगे यार? दिमाग की क्षमता है ना। पूरे जीएस में 3,500-4 हज़ार फैक्ट अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो पीटी क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। इंटर स्टेट रिलेशन यानी अंतर्राज्यीय संबंध क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजन विद रिगार्ड टू इंटर स्टेट कमिटी। ये किस लिए है? ताकि जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो अच्छे से उनके बीच हार्मोनी हो और कोऑपरेशन हो, वो अच्छे से चल सके। जो फेडरल सिस्टम है हमारा अच्छे से वो काम कर सके, है ना, उनमें सहयोग हो, समन्वय की भावना हो, इसलिए ये इंटर स्टेट रिलेशन। कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला, एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, है ना, यानी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात की जा रही है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात की जा रही है। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, है ना, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, है ना। जोनल काउंसिल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट टू प्रमोट इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। समझ रहे? ये 4 टॉपिक्स के बारे में बात की जाएंगी, 1, 2, 3, 4, और इनके बीच समन्वय और यानी कोऑपरेशन और हार्मोनी बनाने के लिए क्या किया गया है? जोनल काउंसिल क्रिएट कर दिया गया, इस्टेब्लिश कर दिया गया है ना, ताकि इनके बीच बढ़िया कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। तो इन जोनल काउंसिल की मदद से सारे स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे पहले देखें जो नंबर 1 था, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या कह रहा है? आर्टिकल 262, पार्लियामेंट may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution, control of waters of any interstate river and river valley। यानी कि किसी तरह की रिवर वैली, है ना, इंटरस्टेट रिवर वाटर, है ना, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इनके यूज़ के लिए जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। स्टेट नहीं बनाएंगे, है ना, पार्लियामेंट बनाएगा। आगे क्या कह रहा है? ना प्रेसिडेंट बनाएगा, है ना, तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड द नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। क्या कह रहा है? कि पार्लियामेंट ऐसा नियम बना सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा ऐसे मामले में। कैसे? ऐसे इन मामलों में, है ना। अंडर द प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड 2 लॉज, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। The River Board Act provide for the establishment of river board for the regulation and development of interstate river, for the regulation and development of interstate river and river valleys। और बाकी रिवर बोर्ड इज established by the central government। किसके द्वारा? यहाँ पे देखिए जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे ज़्यादा फोकस करिए आप लोग। कब? ये 1956 में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, है ना, 1956 में ये इनैक्ट किए गए ये लॉ। और ये जो रिवर बोर्ड है वो किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये इस्टेब्लिश, जहाँ से क्वेश्चन घुमाया जाता है, यहाँ से यूपीएससी प्ले करती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, वो कॉन्टेक्स्ट। इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न टू एडवाइज देम, है ना। स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करती है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है इसको, ना कि पार्लियामेंट, ना कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एन एडहॉक ट्रिब्यूनल फॉर द एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट इन रिलेशन टू द वाटर, इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैली, है ना।
यानी कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एडहॉक ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है इस मामले के लिए, है ना। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग। जहाँ जहाँ पे मैं फोकस करके बार बार रिपीट करता हूँ कि आपके दिमाग में वो जाके बैठ जाए, उन पॉइंट्स पे आप फोकस कीजिए। द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, है ना, यानी कि इसका डिसीजन फाइनल होगा, कोर्ट में चैलेंजिंग नहीं होगा, है ना। Neither the Supreme Court nor any other court is to have jurisdiction in respect of any water dispute which may be referred to such tribunal under this act. Central government has set up 9 interstate water dispute tribunal. कितने? 9. कितने? 9. कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 2-3 आप यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2-4 मैं आपको बता देता हूँ, उनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और बाकी को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। पहला कब सेटअप हुआ? पहला कब? कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1 1969 में। किसके मध्य? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये बाकी कहने का मतलब आप छोड़ मत दीजिएगा एकदम से, एक बार जरूर देखिएगा इनको। और सबसे लास्ट वाला महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2018 में, उड़ीसा और चंडीगढ़। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं होता, बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये किसके मध्य हुआ, कौन सा किस राज्य के। जैसे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य। पीसीएस में खास करके इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। आगे इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 क्या कह रहा है? इंटर स्टेट काउंसिल फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, है ना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि स्टेट में भी कोऑर्डिनेशन ये करेगा। इस मान लीजिए सेंटर है तो सेंटर स्टेट में भी करेगा, है ना, सेंटर स्टेट में भी और स्टेट दोनों में करेगा इंटर स्टेट काउंसिल। कौन इस्टेब्लिश कर सकता है? पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश सच अ काउंसिल। तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं कि किसको प्रेसिडेंट कर रहे हैं, किसको सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और किसको पार्लियामेंट। ये तीनों में वर्ड एक्सचेंज करके क्या करता है? कंफ्यूज करता है। आप इसको सतर्क रहिएगा, जहाँ ये आते हैं तीनों, है ना, तीनों में आप सतर्क रहिएगा। प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश सच अ काउंसिल इफ एट एनी टाइम अपीयर्स टू हिम दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट। उनको जब भी ऐसा लग जाए कि ये जनता के हित में होगा। आगे देखते हैं। President is empowered to define the duties of interstate council. Interstate council की ड्यूटी कौन डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? तीनों में से कोई नहीं, प्रेसिडेंट। ड्यूटीज दैट कैन बी असाइंड टू इट इन फॉलोइंग मैनर्स: इंक्वायरिंग इनटू स्टेट एंड एडवाइजिंग अपॉन द डिस्प्यूट विच में अराइजिंग बिटवीन स्टेट्स, है ना। इंक्वायर करेगा कि किस तरह की डिस्प्यूट है, उस पर अपना एडवाइस देगा, है ना, अपनी बात बताएगा कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना। आगे इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट, क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा, उस सब्जेक्ट पे डिस्कस करेगा इन विच स्टेट्स और सेंटर एंड द स्टेट्स हैव कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि दो स्टेट या सेंटर और स्टेट जिसमें कॉमन इंटरेस्ट है, उसमें भी ये क्या करेगा? ये काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा। और आगे मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन सच सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन ऑन इट। क्या कह रहा है? मतलब कि ये रिकमेंडेशन यानी कि इंक्वायर करेगा, एडवाइस करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, डिस्कस करेगा और फाइनली रिकमेंडेशन देगा कि
क्या स्टेट के हित में है और क्या बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे किया जा सकता है दो स्टेट या सेंटर और स्टेट के मध्य, इसके लिए रिकमेंडेशन देगा। द काउंसिल function to inquire and advise upon interstate dispute is complementary to the Supreme Court jurisdiction under Article 131, है ना, but its function is advisory। ये आप देखें, its function is advisory, वो advise करेगा, unlike that the court which gives a binding decision, है ना, इसका decision binding नहीं होगा इस जगह पे, है ना। तो ये आप इसकी लिस्ट एक बना लीजिएगा, है ना, बहुत जगह आ रहा है कि इनका डिसीजन बाइंडिंग होगा तो इनका एडवाइजरी होगा, तो इसका कहाँ कहाँ प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहाँ पे जो है डिसीजन वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, कहाँ पे स्टेप पार्लियामेंट लेगी, है ना, इन चीज़ों का अलग अलग लिस्ट, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुश्किल से एक पेज में आपका सब बन जाएगा, सारा बन जाएगा एक ही पेज में। एक शीट ले लें, दोनों तरफ छोटे छोटे शॉर्ट नोट बना लें तो सारी चीज़ें ये सब हो जाएंगी कंफ्यूज करने वाली। Establishment of Interstate Council. Sarkaria Commission on Center-State Relation established the Interstate Council in 1990. In it consists of following members. हाँ, ये देखें कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दे सकता है कि इनमें से कौन कौन जो है मेंबर है इंटरस्टेट काउंसिल का। PM, CM of all the states, CM of UT हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, यहाँ दे दे CM ऑफ ऑल UTs, नहीं, CM ऑफ UTs हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हाँ, जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली वहीं पे तो CM होंगे, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स के माध्यम से। तो अगला एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UTs नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल, यानी देखिए सबके हेड, जहाँ पे स्टेट है वहाँ पे CM, जहाँ पे UT है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे CM, जहाँ पे UT और लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, और जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और CM नहीं है, डायरेक्ट गवर्नर के माध्यम से चल रहा है, जिस ऐसा कौन सा जगह होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होता है, तो वहाँ के गवर्नर्स। और आगे 6, ये देखिए 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स, 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर, है ना, ये देखिए एक्सक्लूडिंग ना लिख दे कहीं यहाँ पे, इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर, यानी अगर दे दे एक्सेप्ट होम मिनिस्टर तो यानी 5 लोग, और अगर होम मिनिस्टर को इंक्लूड कर ले इस सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर में तो टोटल हो गए 6 लोग। टू बी नॉमिनेटेड बाय द, और ये लोग किसके द्वारा नॉमिनेट होंगे, बाय PM, है ना कि बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ऐसा ना लाइक बाय पार्लियामेंट या बाय कॉन्स्टिट्यूशन बाय, है ना, तो इस चीज़ का पार्लियामेंट, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। नॉमिनेटेड बाय PM। 5 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, 5 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना, नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। चेयरमैन ऑफ द काउंसिल कौन है, दैट इज़ PM ही है, वही सेम है। वो लोग कौन होते हैं, वो परमानेंट इन्वाइटीज़ होते हैं, ये लोग परमानेंट मेंबर, परमानेंट इन्वाइटीज़ होते हैं, है ना। और जो इसका वो होता है वो रिकमेंडेटरी, ये किस तरह की अगर पूछेगा बॉडी है तो ये किस तरह की बॉडी, रिकमेंडेशंस देती है सिर्फ, है ना, स्टेप्स नहीं लेती है, रिकमेंडेशंस देती है ये, है ना। आगे द काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन ईयर, मीट एटलीस्ट यानी कम से कम, थ्राइस यानी 3 बार कम से कम ये मिलेगी। आगे देर इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल, यानी इस काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी भी है जो कि सेटअप हुई 1996 में, है ना, फॉर कंटिन्यूस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल, ताकि जो भी काउंसिल की कंसिडरेशन उस पर कंटिन्यूस यानी कि लगातार उस पर कंसल्टेशन का काम हो सके, कंसल्ट किया जा सके कि मैटर क्या सही है, क्या गलत है, कैसे होगा, कब होगा, किसके साथ होगा, है ना। और ये जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो इन दोनों की अलग अलग लिस्ट बना लेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है UPSC में, मैं जब ये कंप्लीट करूँगा कम से कम आधी पॉलिटी, तो मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस भी दिखाना शुरू करूँगा, है ना। चलिए कौन कौन है, यूनियन होम मिनिस्टर एज द चेयरमैन,
यूनियन होम मिनिस्टर एज द चेयरमैन, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स और 9 चीफ मिनिस्टर्स, एंड द काउंसिल इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटेरिएट कॉल्ड द इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट। एक सेक्रेटेरिएट के द्वारा ये असिस्ट किया जाता है, यानी इसकी मदद करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट होती है जिसको क्या कहते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ये कब सेटअप हुई थी, 1991 में, है ना, 1991 में। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स किस से किस आर्टिकल तक है, 301 से 307, भाग 13, है ना। Article 301 declares that the trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. The object of this provision is to break down the border barriers between the state and to create one unit with a view of encourage the free flow, है ना। क्या मतलब कहने का कि बैरियर को तोड़ा जा सके, एक जो राज्य अपना बैरियर बना रखे हों, ऐसा ना हो कि अपना कि मतलब हम अपना सिर्फ देखेंगे, और एक यूनिटी लाई जा सके कंट्री में, एक यूनिट की तरह सारे स्टेट काम कर सके, है ना, ताकि कंट्री के डेवलपमेंट में और ज़्यादा ग्रोथ हो और तेज़ी से डेवलपमेंट हो। फ्रीडम अंडर दिस प्रोविज़न इज़ नॉट कन्फाइंड टू इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, है ना। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एक्सटेंड किया जाएगा इंट्रा स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इंट्रा स्टेट मतलब कि एक खुद के स्टेट में इधर उधर जो ट्रेड होता है ना, सेम स्टेट में। Thus Article 301 will violated whether restriction are imposed in the frontier of any state or at any prior और सब्सिक्वेंट स्टेज, है ना। किसी भी स्टेज पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए तो यानी कि वो आर्टिकल 301 को क्या करेगा, वायलेट करेगा, यानी उल्लंघन करेगा उसका। द फ्रीडम गारंटीड is a freedom from all restriction except those which are provided in other provision, that is article 302 to 305 of the constitution itself. किस किस कंडीशंस में पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें पार्लियामेंट जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, वो यहाँ पे दिए गए हैं। Parliament can impose restrictions on the freedom of trade, commerce and intercourse between the state within a state in public interest, but the Parliament cannot give preference one state over another, discriminate between the state except in case of scarcity of goods in any part of India. लीजिए भैया, ये क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट ना कि प्रेसिडेंट ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, बल्कि कौन, पार्लियामेंट क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है, लेकिन वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, है ना। किसी राज्य को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कि ये नहीं कि किसी को प्रेफरेंस दे रहा है, किसी स्टेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पता चले कि वो उसी स्टेट से पहले सीएम रहा हो, या फिर कि कोई वजह उसी स्टेट का रहने वाला हो तो वो उसको प्रेफरेंस दे रहा हो कुछ, या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, है ना, कुछ बैरवश, तो इस तरह का काम वो नहीं कर सकता है। हाँ, हालांकि एक केस है कि अगर स्कैरसिटी है तो थोड़ा सा उसको क्या कर सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे थोड़ा सा कर सकता है ना, थोड़ा सा उसको फ़ायदा दे सकता है उस स्टेट को, कोई नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रूप में थोड़ा सा उसको और अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है उसकी। आगे क्या कर रहा है, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन इम्पोज, यहाँ पार्लियामेंट, यहाँ क्या कर रहा है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद दैट स्टेट और विद इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक, यानी कि लोकहित में, है ना, लोकहित में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। बट अ बिल फॉर दिस पर्पस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेचर ओनली व्हेन द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट विद द प्रीवियस सैंक्शन, है ना, यानी कि सबसे पहले इनको प्रेसिडेंट से आदेश लेना होगा, उसके बाद ही इस तरह का बिल लाया जा सकता है। फर्दर द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट अबव अनदर, है ना, फिर वहाँ पे वही बात, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट
can impose restriction on goods imported from other state or the union territories, any tax to which similar goods manufactured in that states are subject. This provision prohibits the imposition of discriminatory taxes by the state. है ना, यानी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं कि इंपोर्ट करते टाइम उनके ऊपर पता चले बहुत इतना सारा टैक्स लगा दिए कि यहाँ के लोगों को इतना महंगा लगने लगा कि उस गुड्स को मतलब खरीदना ही बंद कर दिए, तो फिर जब सेल बंद होगी तो वहाँ पे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, है ना, डिमांड बंद हो जाएगी तो उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो फाइनली उस स्टेट को लॉस होगा. तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी स्टेट का कोई विधानमंडल, कोई लेजिस्लेचर. The Parliament can appoint an appropriate authority for carrying out the purpose of above provision relating to freedom of trade. है ना, अपॉइंट कर सकती है कोई भी अथॉरिटी ताकि वो इन चीज़ों पर ध्यान दे, है ना. स्टेट कोई अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है इसके लिए जो कि इन चीज़ों पे ध्यान दे और इंटर स्टेट ट्रेड को बढ़ावा दे. कौन? पार्लियामेंट, है ना. यहाँ पे फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जोनल काउंसिल क्या है? ये जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल आर द स्टैट्यूटरी, कैसी स्टैट्यूटरी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडीज, दे आर इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ये लाए गए हैं, ना कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत लाए गए. द एक्ट डिवाइड द कंट्री इनटू 5 जोन, 5 जोन में पूरे कंट्री को डिवाइड कर दिया गया, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न, एंड प्रोवाइडेड जोनल काउंसिल फॉर ईच जोन. और इन 5 जोन में डिवाइड कर दिया गया और सबके लिए एक एक काउंसिल, तो ऐसे करके 5 जोनल काउंसिल हो गया. जो सारी जोनल काउंसिल है, एक एक जोनल काउंसिल किस से मिल के बनती हैं, तो वो है, इनको भी ध्यान रखिएगा, होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द जोन, 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन. ये ध्यान रखिए, यहाँ से कंफ्यूज करता है कि सिर्फ ये सिर्फ ये सिर्फ ये या ये, ऐसे करके कंफ्यूज कर सकता है. बिसाइड्स द फॉलोइंग पर्सन कैन एसोसिएटेड विद द जोनल काउंसिल एज एडवाइजर्स विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग. है ना, क्या कर सकते हैं कि एडवाइज़र के तौर पे किसी और को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसको मीटिंग में वोट देने का अधिकार नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा एडवाइज़र जो जोड़ा जाएगा. पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमिटी, है ना, पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमिटी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इन द जोन एंड डेवलपमेंट कमिश्नर, इनमें से, है ना. आगे क्या कह रहा है? होम मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉमन चेयरमैन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल. 5 जोनल काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, बल्कि होम मिनिस्टर होता है. ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन. वाइस चेयरमैन की तरह कौन काम करेगा? चीफ मिनिस्टर्स जो होंगे ऑफ द काउंसिल, रोटेशन होल्डिंग ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर. और यानी कि अब जैसे मान लीजिए यूपी का बन गया तो बिहार का कब बनेगा? अगले साल बनेगा. एमपी का कब बनेगा? उसके अगले साल. हर एक साल पे रोटेट होते रहेंगे, है ना, जो वाइस चेयरमैन है. द जोनल काउंसिल एम एट प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट, यूटी एंड सेंट्रल. सेम वही बात. दे डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग टू मैटर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. जो जोनल काउंसिल है वो सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बात नहीं करेगा, किसके इकोनॉमिक, सोशल, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन. दे आर ओनली डेलिब्रेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी हैं, यानी ये सिर्फ एडवाइस करेंगे, जरूरी नहीं कि इनका एडवाइस माना ही जाए. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जोनल काउंसिल के? ऑब्जेक्टिव्स यानी कि फंक्शंस क्या हैं जोनल काउंसिल की? अचीव इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, help in arresting and growth of acute state consciousness, religiosism, linguism particularly, मतलब कि सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, है ना, हर तरह से कंट्री को यूनाइट करना, है ना.
to enable the state and sector to cooperate with each other in social economic matter, exchange ideas, है ना, एक दूसरे के साथ, कि एक स्टेट में कोई आया तो दूसरे, ताकि उनकी जो पॉलिसीज़ हों वो एक जैसी हों, है ना, एक जैसी यूनिफॉर्म हो, टू कोऑपरेट विथ ईच अदर, सक्सेसफुल एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन, ताकि क्या किया जा सके, एक सक्सेसफुल और मतलब तेज़ी से डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट लाया जा सके। आगे, टू सिक्योर सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम, और राजनीतिक एकरूपता इसको कहते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, एकरूपता ही बोलते हैं ना, हाँ, पॉलिटिकल या राजनीतिक एकरूपता आ सके कंट्री में हमारे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये एक अलग से जोड़ा गया। इन एडिशन टू द अबव जोनल काउंसिल, अ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज क्रिएटेड बाई अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द नॉर्थ काउंसिल एक्ट ऑफ 1971, यानी जो ये जोड़ा गया ये अलग से जोड़ा गया नॉर्थ काउंसिल एक्ट 1971 में, है ना, इसको आप ध्यान रखें। और बाकी हम लोग देखते हैं आगे हम लोग इमरजेंसी प्रोविज़न पे। तो देखिए धीरे धीरे आधे घंटे, एक घंटे करते हुए हम लोग, 1 घंटे की तो कभी क्लास नहीं हुई है, आधे घंटे की पढ़ाई करते हुए धीरे धीरे हम लोग लगभग पॉलिटी का 1/3 से ज़्यादा चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लिए, है ना, मजाक में, हंसी खेल में, ठीक। तो ये छोटे छोटे लेक्चर्स देख के भी आपका पॉलिटी सीरीज़ कैसे कंप्लीट हो जाएगा, आप दंग रह जाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।